नमस्ते और स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसके बारे में बहस आज तक नहीं रुकी। हम बात कर रहे हैं कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, एक ऐसी रिपब्लिक जिसे कभी मान्यता नहीं मिली। इसके बनने से लेकर इसके आंतरिक हालात और आखिरकार इसके पूरी तरह से ढेर हो जाने तक की कहानी को चलिए मिलकर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझते हैं। तो हमारा रोड मैप आज कुछ ऐसा रहेगा। पहला, उद्गम और विभाजन। दूसरा, अलगाव और स्थापना। तीसरा, युद्ध का प्रयास। चौथा, आर्थिक पतन। और आखिर में हार और विरासत। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ऑरिजिन्स एंड द डिवाइड। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक ही देश लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनिया। एक तरफ था इंडस्ट्रियल नॉर्थ, जहां कोयले के भंडार थे, रेल लाइंस का जाल बिछा था, फैक्ट्री की चिमनियां धुआं उगल रही थीं और प्रवासी मजदूरों की भीड़ थी। और दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल साउथ। यहाँ का पूरा सिस्टम कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों और सबसे जरूरी इंस्लेव्ड लेबर यानी दास प्रथा पर टिका हुआ था। एकदम अलग आर्थिक ढांचा। इस स्लाइड पर इन आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये सच में हैरान करने वाला है। कुल आबादी का लगभग 39% हिस्सा उन लोगों का था जिन्हें गुलाम बनाकर रखा गया था। और पता है, यही आबादी सदन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी। इसके बिना वहां के उन बड़े बड़े प्लांटेशंस का चलना बिल्कुल असंभव था। लेकिन असली कहानी इस 31% में छिपी है। इतनी बड़ी एनस्लेव्ड आबादी थी, फिर भी दक्षिणी राज्यों के सिर्फ 31% आज़ाद परिवारों के पास ही वास्तव में गुलाम थे। तो फिर बाकी लोग इसका समर्थन क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक अमीर प्लांटर बनने का सपना इतना हावी था कि वहां के गरीब श्वेत लोगों ने भी इस सिस्टम का पुरजोर बचाव किया। ये कितना फैसिनेटिंग है ना? सेक्शन 2, सेसेशन एंड फॉर्मेशन। यहां से अलगाव शुरू होता है। घटनाओं की रफ्तार सच में हैरतअंगेज थी। दिसंबर 1860 में साउथ कैरोलिना यूनियन से अलग हुआ और देखते ही देखते फरवरी 1861 तक मॉन्टेगोमरी में नई कॉन्फेडरेसी की स्थापना हो गई। फिर अप्रैल में फोर्ट समटर पर हमला हुआ, जहां से युद्ध की शुरुआत हुई और मई आते आते राजधानी को रिचमंड शिफ्ट कर दिया गया। सोचिए, सिर्फ कुछ महीनों के अंदर एक पूरा देश युद्ध की आग में झोंक दिया गया। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इतिहासकार जॉन एम कॉस्की का ये कथन हवा में नहीं, सीधे उन सिसेशन डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। ये साफ दर्शाता है कि जिन राजनेताओं ने अलग होने की इस पूरी मूवमेंट को लीड किया, उनका मुख्य उद्देश्य बिना किसी संकोच के स्लेवरी की रक्षा करना था। खुद उनके ऑफिशियल दस्तावेज चीख चीख कर इस प्रथा को बचाने की मंशा बताते हैं। नए कॉन्फेडरेट कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की नकल जैसा जरूर लगता है, लेकिन इसके आंतरिक बदलाव बहुत गहरे थे। इसने एक फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बनाया, सेंट्रल फंडिंग पर रोक लगाई और सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल मुद्दा, इसने सभी क्षेत्रों में स्लेवरी की प्रथा को हमेशा के लिए स्पष्ट रूप से कानूनी संरक्षण दे दिया। एकदम क्लियर कट प्रोटेक्शन। सेक्शन 3, द कन्फेडरेट वॉर एफर्ट। ये चार्ट हालात को बिल्कुल साफ कर देता है। शुरुआत से ही सदर्न जनरल्स को एक बहुत बड़ी सैन्य चुनौती का सामना था, 4 और 1 का अनुपात। हर एक कॉन्फेडरेट जवान के मुकाबले यूनियन के पास 4 जवान थे। जवानों की इस भारी कमी ने शुरू से लेकर आखिर तक कॉन्फेडरेसी को पूरी तरह बैकफुट पर रखा। और जवानों की इस कमी के साथ एक और बड़ी मुसीबत जुड़ी हुई थी, और वो थी ये 2919 मील की विशाल तट रेखा। एक तो फौजी कम, ऊपर से इतनी लंबी कोस्ट लाइन को एक बेहतर और ज्यादा ताकतवर यूनियन नेवी से बचाना, ये लगभग नामुमकिन था, और इसने उनके लॉजिस्टिक्स को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। तो अब इतनी कमजोरियों के बावजूद उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक दोहरी रणनीति अपनाई। पहला कदम, यूनियन फोर्सेस को रोकने के लिए अपनी बची खुची फौज को सभी दिशाओं में फैलाना, और दूसरा, यूएस मिड टर्म इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए सीधे नॉर्थ पर आक्रमण करना। लेकिन इस एक्सट्रीम खिंचाव ने दक्षिणी सेनाओं को तेजी से निचोड़ दिया। हालात इतने डेस्परेट हो गए कि अप्रैल 1862 आते आते कन्फेडरेसी को नॉर्थ अमेरिकन इतिहास का पहला अनिवार्य सैन्य सेवा कानून यानी मैस कंस्क्रिप्शन लागू करना पड़ा। सोचो, उनका पूरा आधार स्टेट्स राइट्स पर था, और अब वही अपने ही नागरिकों को जबरदस्ती सेना में डाल रहे थे। जाहिर है, इससे आंतरिक असंतोष पूरी तरह उबलने लगा। सेक्शन 4, इकोनॉमिक कोलैप्स एंड हार्डशिप। चलिए देखते हैं कि उनकी किंग कॉटन वाली स्ट्रैटेजी कैसे उन पर ही भारी पड़ी। उन्होंने जानबूझकर कपास का निर्यात रोक दिया।
उन्हें लगा इससे ब्रिटेन और फ्रांस घबराकर मजबूरी में उनकी सैन्य मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या? यूरोप ने सिंपली अपने लिए कॉटन के नए ऑप्शंस ढूंढ लिए। इस खुद के बनाए एम्बार्गो ने कॉन्फेडरेसी को उल्टा आर्थिक तबाही के गड्ढे में धकेल दिया। आर्थिक हालात आखिर कितने बुरे थे, ये एक नंबर बहुत अच्छे से बताता है। $100। यूनियन के ब्लॉकेड और बिना सोचे समझे लगातार पेपर मनी छपने की वजह से महंगाई आसमान फाड़ चुकी थी। इमेजिन कीजिए, 1863 आते आते रिचमंड में आटे के एक आम बैरल की कीमत $100 तक पहुंच गई थी। आम लोगों के लिए खाना जुटाना लिटरली एक सपना हो गया था। और इसका नतीजा? ऐसी बेमिसाल महंगाई ने पेपर करेंसी को महज एक रद्दी बना दिया। अलग अलग साइज की पटरियों वाली मिसमैच्ड रेलवेज पूरी तरह कोलैप्स हो गईं। एक भयंकर बीमारी ने उनके आधे घोड़े और खच्चर मार दिए और अंत में भूखे नागरिकों ने मजबूर होकर शहरों में ब्रेड रायट्स शुरू कर दिए। ये पूरा सिस्टम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से घुटकर मर रहा था। सेक्शन 5 डिफीट एंड लेगेसी। 9 अप्रैल 1865 ये वो तारीख है जिसने सब कुछ बदल दिया। जनरल रॉबर्ट ई ली ने एपोमैटिक्स कोर्ट हाउस में आर्मी ऑफ नॉर्दर्न वर्जीनिया को ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। इस सैन्य आत्मसमर्पण के साथ ही दक्षिणी राज्यों की स्वतंत्रता की बची खुची उम्मीदें भी पूरी तरह ढेर हो गईं। ये ठीक वही पल था जब एक नए देश का भ्रम हमेशा के लिए टूट गया। युद्ध से पहले और बाद की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। जो अरबों डॉलर दास प्रथा और खेती में लगाए गए थे, स्लेवरी अबॉलिश होते ही वो पूरा कैपिटल लिटरली जीरो हो गया। उनका मजबूत एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बिल्कुल खाक में मिल चुका था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद था। इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में सालों की भारी मदद लग गई। युद्ध के खत्म होने के कुछ दशकों बाद एक नया दृष्टिकोण सामने आया जिसे लॉस्ट कॉज माइथोलॉजी कहा जाता है। पोस्ट वॉर लिटरेचर में कन्फेडरेसी की इस लड़ाई को एक बड़ा न्यायपूर्ण और बहादुरी भरा युद्ध बताया गया। लेकिन सोर्सेस साफ बताते हैं कि इस मिथ को मुख्य रूप से जिम क्रो जैसे व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट कानूनों को सपोर्ट करने और युद्ध के असली कड़वे कारणों पर पर्दा डालने के लिए बनाया गया था। तो अब इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। इन दस्तावेजों और तथ्यों के जरिए देखी गई कन्फेडरेसी की ऐतिहासिक हकीकत और आज भी चलने वाली इन कथाओं के बीच कितना बड़ा अंतर है? और सबसे जरूरी बात, किसी गिरे हुए राज्य का बिल्कुल निष्पक्ष इतिहास समझना आज भी इन आधुनिक बहसों के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।